हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सिनेमा आउल। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में नेटफ्लिक्स में आई कोरियन फैंटेसी ड्रामा टुमारो को। ये सीरीज एक स्पेशल टीम के ऊपर बेस्ड है जो कि ग्रिम रीपर्स होते हैं, जिनका काम उन ह्यूमंस को बचाना है जिनके सुसाइड करने के चांसेस या रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। अब बिना किसी देरी के चलिए आज की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम किसी सिटी अंडरग्राउंड में रेड ड्रेस में एक लड़की को देखते हैं जो किसी से फोन में कहती है कि मैंने उन्हें ढूंढ लिया। फिर हमें लड़का दिखाया जाता है जो उस लड़की से कहता है कि तुम वहां बिल्कुल सही समय पर पहुंची हो, वरना बहुत देर हो जाती। फिर वो लड़का उस लड़की को बताता है कि ये लोग यहाँ पर किसी ऑनलाइन ग्रुप के जरिए मिले हैं और यहाँ पर पेनलेस सुसाइड गैस से सुसाइड करने के लिए आए हैं। फिर वो लड़की जो कि एक ग्रिम रीपर थी वहां जाती है और उस गाड़ी से गैस वाली पाइप को निकाल देती है और फिर वो उन्हें वहां से लेकर निकल जाती है। आगे फिर हमें सिटी का व्यू दिखाया जाता है और कैसे वो रीपर शहर के बीच में से बहुत ही तेज रफ्तार में उस गाड़ी को चला रही थी। अब हमें गाड़ी के अंदर से उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा पैनिक में थे और गाड़ी को इतना तेज चलता देख काफी घबराए हुए थे। फिर वो रीपर जानबूझकर ऐसा कर रही थी उन सबको लाइफ का ट्रू मतलब बताने के लिए, यही उसका तरीका था। अब वो जितने भी लोग गाड़ी में थे उससे माफी मांगने लगते हैं। तभी वो रीपर उनसे कहने लगती है कि क्यों, क्या बात है, तुम लोग तो यहाँ सब सुसाइड करने के लिए आए थे ना। फिर वो रीपर गाड़ी को एक डेड एंड की तरफ ले जाती है और बिल्कुल लास्ट स्पॉट पर आकर यू टर्न लेती है, जिसके कारण वो गाड़ी अब सड़क के आधा बाहर और आधा अंदर की तरफ झूलने लगती है। फिर रीपर उनसे पूछती है कि अब भी मरना है तुम्हें? तब वो सब कहते हैं कि नहीं, हमें जाने दो, अब हम ऐसा दोबारा कभी नहीं करेंगे। अब वो ऑफिस वाला लड़का जो कि एक और रीपर था अपने मोबाइल में उन सब की नेगेटिव एनर्जी को चेक करने लगता है जो कि अब काफी लो थी, जिसका मतलब कि अब वो लोग सुसाइड नहीं करेंगे। अपना काम होने के बाद अब वो रीपर वहां से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक आदमी को देखते हैं जो कि किसी इंटरव्यू के बीच में था। वो अपना इंटरव्यू पूरा करके बाहर आता है अपनी मॉम से बात करते हुए कि इस बार उसकी जॉब पक्का लगेगी। ये बात सुनकर उसकी मॉम भी बहुत खुश हो जाती है और अपने होटल में सभी को फ्री में खाना खिलाने लगती है। मगर तभी वहाँ उस लड़के को अपने फोन में SMS आता है कि उसने अपना इंटरव्यू पास नहीं किया और हमें पता चलता है उस लड़के का नाम जो कि चोईजुन था। अब चोईजुन यहाँ अपने फेल होने पर उस कंपनी को कोसने लगता है और वहाँ से काफी गुस्से में निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि चोईजुन किसी बार के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहा था, तभी उसका दोस्त वहाँ आता है उससे मिलने के लिए। अपने दोस्त से कुछ देर बातें करने के बाद उसे अपनी मॉम का कॉल फिर से आने लगता है, मगर वो कॉल पिक किए बिना ही वहाँ से चला जाता है और चलते चलते एक ब्रिज पर पहुंच जाता है और काफी उदास होकर वहाँ खड़ा हो जाता है। तभी उसे वहाँ एक आदमी नजर आता है जो कि काफी उदास लग रहा था। फिर वो आदमी सुसाइड करने के लिए रेलिंग पर चढ़ जाता है, लेकिन चोईजुन वहाँ कर उस आदमी को रोक लेता है और उनसे कहता है कि ऐसा मत करो। वो आदमी उससे कहता है कि तुम बीच में क्यों आ रहे हो, जिस पर चोईजुन उस आदमी से कहता है कि आपको देखकर मुझे मेरे अंकल की याद आ गई। मगर वो आदमी नहीं मानता और चोईजुन को धक्का देकर फिर से सुसाइड करने के लिए जाता है। मगर तभी वो दोनों देखते हैं कि कोई दो लोग उन्हें बिल्डिंग की छत से देख रहे थे और अचानक से वो दो लोग वहां से गायब होकर सीधा उन दोनों के सामने दौड़ते हुए नजर आते हैं और वो रीपर सीधा आकर उन्हें किक करके वहां से हटा देती है, जिससे चोईजुन काफी दूर जाकर गिरता है। फिर वो दूसरा रीपर जाकर चोईजुन को चेक करता है और बोलता है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई बड़ी चोट नहीं आई है। फिर वो लेडी रीपर उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो? फिर वो आदमी उससे कहता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या मैं चैन से मर भी नहीं सकता? फिर वो लेडी रीपर उससे पूछती है कि तुम्हारे मरने से क्या बदल जाएगा, लेकिन ठीक है, अगर तुम मरना ही चाहते हो तो कूद जाओ यहाँ से, मगर मैं गारंटी लेती हूँ कि तुम यहाँ से मरने के बाद इससे भी ज्यादा दर्दनाक जगह पर पहुंचोगे। फिर चोईजुन बड़े गुस्से में आकर उस लेडी रीपर से कहता है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, उसे जंप करने से रोकने की बजाय तुम उसे उल्टा उकसा रही हो। फिर वो आदमी उठकर वहां से जंप करने के लिए जाता है, मगर उसे बचाने के चक्कर में चोईजुन भी पानी में गिर जाता है। फिर हम लेडी रीपर को भी पानी में जंप करते हुए देखते हैं और वो उन दोनों को वहां से फिर बचा लेती है। फिर अगले सीन में हम चोईजुन को हॉस्पिटल में देखते हैं जो होश में आते ही ऊपर वाले का शुक्रिया करने लगता है उसे दूसरा मौका देने के लिए, और वो काफी खुश होता है कि तभी उसके हाथ चमकने लगते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर वो पीछे मुड़कर अपनी बॉडी को देखता है और शॉक में चला जाता है। उसे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि तभी उसे वहाँ लेडी रीपर नजर आती है, जिसे वहाँ देखकर वो और भी ज्यादा डर जाता है और उसे गुस्से में पागलों की तरह सवाल पूछने लगता है कि ये आखिर हो क्या रहा है, जिससे तंग आकर लेडी रीपर उसका मुंह बंद कर देती है। मगर बाद में वो उस पर तरस खाकर उसका मुंह खोल देती है। फिर चोईजुन उससे पूछता है कि कहीं तुम ग्रिम रीपर तो नहीं, क्योंकि तुम्हारे कपड़ों को देखकर लगता नहीं कि तुम। इतने में वो बोलती है कि हाँ, मैं ग्रिम रीपर हूँ। फिर वो उससे अपना ID कार्ड दिखाती है। फिर चोईजुन उससे पूछता है कि क्या मैं मर चुका हूँ, वो कहती है नहीं। फिर वो पूछता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, वो बोलती है नहीं। फिर वो उससे कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, उस पुल पर जो हादसा हुआ था वो हमारी गलती थी, हम वहाँ देर से पहुंचे, मगर इन सब में तुम बीच में आ गए और तुम कोमा में जा चुके हो और अब 3 साल बाद जागोगे। तब चोईजुन वहाँ चिल्लाने लगता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर वो लेडी रीपर उससे कहती है कि चिंता मत करो, हमारी कंपनी सब कुछ हैंडल कर लेगी और वो ये भी डिसाइड कर लेंगे कि तुम्हारे साथ आगे क्या करना है। फिर वो चोईजुन को एक न्यू बॉडी देती है और फिर वो चोईजुन को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक पुरानी सी बिल्डिंग में जाते हैं जहां उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति ग्रीट करता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं जहां अब हम एक मिस्टीरियस से कमरे को देखते हैं जिसमें से एक दरवाजा आगे आके खुलता है और वो उस दरवाजे के थ्रू वहां से आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जो इस दुनिया के परे की थी। चोईजुन वहां काफी संभल कर आगे बढ़ रहा था। फिर वो दोनों एक
एक सफेद दरवाजे के आगे पहुंचते हैं जिसके परे एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी जो देखने में किसी ऑफिस जैसी लग रही थी। फिर वो उसे डायरेक्टर के ऑफिस ले जाती है और उससे कहती है कि अब मुझे दोबारा कभी मत मिलना, ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब हम वहाँ एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो वहां पर काम कर रहे सभी एम्प्लॉइज को कुछ न कुछ खाने या पीने को बांट रही थी और वो उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखा रही थी काम के बारे में। वहां पर काम कर रहे सभी एम्प्लॉय भी उस औरत से काफी खुश लग रहे थे। आगे हम उस औरत को चोइजुन के सामने देखते हैं जिसे एकदम अपने सामने देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। वो उसे भी कुछ पीने को देती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल वही औरत यहाँ की डायरेक्टर थी। फिर वो चोइजुन से कहती है कि तुम्हारा जोमाडोंग में स्वागत है। फिर हम आगे एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक गैंग वॉर हो रही थी और वहाँ एक ग्रिम रीपर आया हुआ था एक गैंग के लीडर की आत्मा को कलेक्ट करने के लिए। मगर उस गैंग के लीडर को अपनी मौत का पता नहीं था कि वो मर चुका है और उसके सामने एक ग्रिम रीपर खड़ा है। वो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है मगर रीपर उसे रोक लेता है। फिर वो गैंग लीडर उससे पूछता है कि तुम कौन सी गैंग के हो। वो कहता है कि जोमाडोंग, और वो रीपर उसे हवा में उठा देता है और उसे दूर फेंक देता है जहाँ उसे अपनी लाश नजर आती है और वो पूरी तरह खौफजदा हो जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है। रीपर उसे बताता है कि अब प्रार्थना करने का कोई फायदा नहीं, तुम्हारी जगह सीधा नरक में है। फिर रीपर को उसकी टीम की एक मेंबर बताती है कि आपको फौरन एक मीटिंग में बुलाया गया है डायरेक्टर के द्वारा। फिर वो रीपर ये बोलता हुआ वहां से निकल जाता है कि ये जरूर उस दूसरी टीम की वजह से है। अब हम देखते हैं कि मीटिंग हॉल में सभी टीम के ग्रिम रीपर्स मौजूद है। वहाँ हमारी लेडी रीपर भी थी और वो सभी मिलकर उस लेडी रीपर की टीम को और उस पर दोष लगा रहे थे। अब आगे हम डायरेक्टर ऑफिस में चोइजुन को देखते हैं। फिर वो डायरेक्टर उससे कहती है कि तुमने एक आदमी की जान बचाने की कोशिश की है, तुम तो वाकई में बहुत अच्छे हो। फिर वो आगे उसे बताती है कि कंपनी पॉलिसी के हिसाब से हम तुम्हें 2 ऑप्शन देते हैं, या तो तुम 3 साल तक कोमा में पड़े रहोगे या तो तुम हमारी कंपनी में 6 महीने काम करो और कोमा से 6 महीने में बाहर आ जाओ और तुम्हें हम कुछ बेनिफिट्स भी देंगे, जैसे जिस भी कंपनी में तुम काम करना चाहते थे वहां तुम्हारी ऑटोमेटिक जॉब लग जाएगी। फिर वो उससे पूछती है कि तुम हमारी कौन सी टीम के साथ काम करना चाहोगे, एडिटिंग, टेक सपोर्ट, इंटरनेशनल सेल्स या रिस्क मैनेजमेंट टीम के साथ, जिस पर चोइजुन हंसते हुए मना कर देता है क्योंकि उसे अब ये सब सपना लगने लगा था। फिर डायरेक्टर कहती है जैसी तुम्हारी मर्जी और वो उसे उसके कोमा वाले शरीर में वापस भेज देती है और चोइजुन अपने शरीर में आकर काफी परेशान था। वो सोचता है कि अरे मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ और इसी तरह हड़बड़ाते हुए वो डायरेक्टर का ऑफर मान लेता है और वो खुद को वापस से डायरेक्टर के ऑफिस में पाता है। फिर डायरेक्टर चोइजुन से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया, अब तुम यहाँ थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, और ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। आगे हम डायरेक्टर को मीटिंग हॉल में देखते हैं जहाँ सभी रीपर उसका इंतजार कर रहे थे। अब डायरेक्टर उन सभी को बताती है कि किस तरह उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर है और किस तरह उसे बचाया जाए। फिर वो लेडी रीपर से कहती है कि तुम्हारी टीम के पास अब ये आखिरी मौका है। फिर तभी वो दूसरा रीपर उनसे पूछता है कि आप क्या करेंगे अगर ये फिर से नाकामयाब हुई तो। डायरेक्टर उन्हें बताती है कि उनकी टीम को फिर हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, पर फिर वो ये भी कहती है कि पर ये जरूर कामयाब होगी। फिर वो लेडी रीपर उनसे पूछती है कि आपको इतना यकीन कैसे है मुझ पर। फिर वो डायरेक्टर उससे बताती है कि क्योंकि तुम्हें ऐसे ही वो सब मिलेगा जो तुम हमेशा से चाहती थी। फिर आगे हम देखते हैं कि वो लेडी रीपर अपने पार्टनर के साथ अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही होती है। उनकी नेक्स्ट सेविंग लिस्ट में नाम एक 29 वर्ष की महिला का था जो एक टीवी कंपनी में राइटर का काम करती थी। अब वो दोनों ये सब बात कर ही रहे थे कि डायरेक्टर वहाँ चोइजुन को लेकर आती है और उन्हें बताती है कि चोइजुन भी तुम्हारे साथ जाएगा। ये सुनकर वो तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे को ऑकवर्ड लुक देते हैं और अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं, जहां अब हम किसी तरह की मूवी के सेट को देखते हैं और वो तीनों भी वहां अब मिस यूनबी को ढूंढने लगते हैं जिसे उन्हें सुसाइड करने से रोकना था। वो अपने फोन में उसकी नेगेटिव एनर्जी को भी चेक करते हैं जो कि 80% से भी ऊपर थी। इसका मतलब वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दुखी थी और सुसाइड करने वाली थी। फिर तभी हम यूनबी को देखते हैं जो कि रोड क्रॉस करते हुए गिर जाती है और तभी वहां से एक बाइक वाला भी गुजरता है जो कि अनकंट्रोल्ड होकर वहां पर गिर जाता है और उसकी बाइक सीधा यूनबी की तरफ जाने लगती है, जिसे देख चोइजुन उसे बचाने के लिए आगे जाता है, मगर तभी लेडी रीपर अपना पावर यूज करती है और टाइम को वहीं स्टॉप कर देती है और वहां जाकर उस बाइक को यूनबी के सामने से हटा देती है और टाइम को फिर से नॉर्मल कर देती है। अब ये देख यूनबी भी काफी परेशान लग रही थी। आगे हम यूनबी को वॉशरूम में देखते हैं और उसके चेहरे को देखकर साफ पता चलता है कि वो डिप्रेशन में थी। फिर हम यूनबी को उसके ऑफिस में देखते हैं जहां वो तीनों मिलकर मूवी प्रोड्यूसर बनने का नाटक करते हैं और यूनबी से मुलाकात करते हैं। फिर हम यूनबी को उसके डेस्क में देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि जो बुक उसने लिखी थी वो उसकी लाइफ की रियल घटना पे आधारित थी और इसके बारे में उसने अभी तक किसी को भी नहीं बताया हुआ था। फिर वो अपने बॉस से कहती है कि वो ये इंटरव्यू नहीं कर सकती, मगर उसका बॉस उसकी एक नहीं सुनता और उसे वहां डांट कर चला जाता है। फिर हम आगे उस इंटरव्यू को देखते हैं जहां पर एक लड़की उस बुक को लेकर इंटरव्यू दे रही थी जो कि यूनबी ने लिखी थी और हमें यहाँ पर एक यूनबी के बारे में खास बात पता चलती है कि उसे पेन के क्लिक के साउंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी और इसी प्रॉब्लम की वजह से वो इंटरव्यू को बीच में छोड़कर वहां से बाथरूम चले जाती है। इस पर लेडी रीपर उस लड़की से पूछती है कि क्या आप यूनबी से पहली बार मिल रही हैं? वो लड़की कहती है हाँ मैं पहली बार मिल रही हूँ। क्यों? अब हम बाथरूम में यूनबी को देखते हैं जिसे वहाँ वही पेन की क्लिक की साउंड आ रही थी और उसे पैनिक अटैक हो रहा था। फिर वो वहाँ बैठकर अजीब तरीके से हंसने लगती है और ये सब रीपर बाहर से सुन रही। अब हम देखते हैं कि शाम को यूनबी अपने वर्किंग डेस्क पर ही सो गई थी। फिर लेडी रीपर वहाँ उन दोनों को बताती है कि हमें
यूनबी की मेमोरी यानी याद में जाना होगा, जिसे सुन चुईजुन थोड़ा शॉक हो जाता है और वो पूछता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा रीपर सिर हिलाकर हाँ कहता है, मगर इतने में उसकी घड़ी का अलार्म बजता है और वो लेडी रीपर से कहता है क्या मैं घर जा सकता हूँ, जिस पर लेडी रीपर कहती है हाँ तुम चले जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लेडी रीपर चुईजुन को कुछ नियम बताती है कि उसकी यादों में कुछ भी छूना मत या अपनी टांग मत डालना किसी भी काम में, वरना हम दोनों हमेशा के लिए उसकी याद में कैद हो जाएंगे। फिर वो एक जादुई चाबी से उस दरवाजे को खोलती है और अंदर जाती है और चुईजुन भी डरता हुआ वहाँ घुस जाता है। और अब हम यहाँ एक क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ यूनबी ब्लैक बोर्ड के सामने रोते हुए खड़ी थी कि तभी हम वहाँ एक डायमेंशनल क्रैक होता हुआ देखते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। खैर अब वो दोनों वहाँ से भागना शुरू करते हैं और एक डोर की मदद से वो उसकी दूसरी याद में पहुंच जाते हैं जहां वो एक कमरे में बैठकर रो रही थी। और तभी हम खिड़की के बाहर देखते हैं कि ये मेमोरी भी क्रैक हो रही थी। फिर वो दोनों एक और दरवाजे की मदद से वहां से भागते हैं और अपसाइड डाउन भागते हुए वो दोनों एक और दरवाजे से निकल जाते हैं और एक ट्रेन में पहुंच जाते हैं जहां वो यूनबी को देखते हैं जो मोबाइल पर किसी का वीडियो देखकर मुस्कुरा रही थी। कि तभी अचानक वहां की सभी लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और एक एक कर वहां के सभी लोग गायब होने लगते हैं और तभी वो मेमोरी भी क्रैक होने लगती है। फिर वो दोनों वहां से भागने लगते हैं मगर उस ट्रेन का दरवाजा खुल नहीं रहा था और इसी तरह क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस आज की ये वीडियो बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगे और आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी के एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है टू कीप ऑन गोइंग। मिलता हूँ आप सभी से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।